सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र में। जैसा कि आपको मालूम होगा, आज की क्लास में हम द्विघात समीकरण या द्विघात सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। द्विघात समीकरण के साथ साथ हम समीकरण सिद्धांत भी पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि द्विघात समीकरण हम कहते कैसे हैं, द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं। फिर हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण के ये जो दोनों मूल होते हैं, दोनों मूलों को आप किस तरह से निकालेंगे, और यदि दोनों मूल आपके पास निकल के आते हैं तो जो द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके जो मूल निकल के आते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में सबसे पहले हमें देखना है द्विघात समीकरण। जैसे देखिए, नाम से ही आपको स्पष्ट है द्विघात। इसका मतलब यह है कि द्विघात ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या होगी, 2 होगी, आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक, और यदि घात आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो आपका क्या कहलाएगा, त्रिघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे हम एक समीकरण लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात हम इस वजह से कह रहे हैं, ये जो हम एक प्रकार से बहुपद लिखे हैं, इसकी अधिकतम घात क्या है आपकी, 2। क्या है, अधिकतम घात इसकी क्या है, 2 है। अधिकतम घात 2 होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण के गुणांकों की बात करें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका यहां पे ए रहेगा, एक्स का गुणांक यहां पे आपका बी रहेगा, और अचर पद के रूप में क्या रहेगा, आपका सी रहेगा। इसकी एक कंडीशन होती है द्विघात समीकरण की, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। लेकिन जब a इज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब द्विघात समीकरण आपका तब कहलाएगा जब a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने a का मान क्या कर दिया, 0 कर दिया, जैसे आपने ये लिखा है, और a का मान आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो देखिए क्या बना, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी बराबर 0। ये पूरा पद 0 हुआ, सिर्फ क्या बच रहा है, bx प्लस सी बच रहा है। तो ये द्विघात समीकरण थोड़ी हुआ, ये तो आपका क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण में आप ध्यान दीजिएगा कि a का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और यदि a का मान 0 हो गया तो वो फिर आपका द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करके लिखिएगा कि देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। यदि अधिकतम घात आपकी 2 है, ये आपका कंफर्म हो गया है कि द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। देखिएगा, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं, तो द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक, यदि आपका 3 घात करेगा, त्रिघात समीकरण रहेगा, तो त्रिघात समीकरण के कितने मूल रहेंगे, आपके 3 मूल रहेंगे। ठीक, जितनी अधिकतम घात होती है उसके उतने ही क्या रहते हैं, आपके मूल रहते हैं। जैसे यहां पे देखिए अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अधिकतम घात 2 होने की वजह से इसके कितने मूल रहेंगे, 2 मूल रहेंगे। यदि आपका त्रिघात समीकरण लिखा होता, अधिकतम घात आपकी 3 होती, तो उसके कितने मूल निकल के आते, आपके 3 मूल निकल के आते। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं, आपके 2 मूल होते हैं, जिसे आप रूट्स भी कहते हैं। ठीक, देखिए द्विघात समीकरण के मूलों को निकालने के लिए एक श्रीधराचार्य सूत्र होता है। श्रीधराचार्य सूत्र आपका देखिए इस तरह से होता है, श्रीधराचार्य सूत्र। जैसे मान चलिए गुणनखंड नहीं हो रहे हैं द्विघात समीकरण के, तब फिर मूल आपको कैसे निकालना पड़ेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से निकालना पड़ेंगे। और श्रीधराचार्य सूत्र आपका ये होता है, x बराबर -b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कहने का मतलब यदि द्विघात समीकरण के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं और आपको क्या निकालना है, मूल निकालना है, तो द्विघात समीकरण के मूलों को निकालने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके आप क्या निकालेंगे, समीकरण के मूल निकालेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यदि साधारण तरीके से गुणनखंड होकर निकल के आ रहे तब तो कोई बात नहीं, तब आप साधारण तरीके से गुणनखंड करके क्या निकाल पाएंगे, मूल निकाल पाएंगे। लेकिन यदि द्विघात समीकरण के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप धराचार सूत्र की सहायता से क्या निकालेंगे, मूल निकाल पाएंगे। धराचार सूत्र आपका इस तरह से नोट करिए, ठीक है। चलिए अब आप ये देखेंगे कि देखिए अब आपको ये पढ़ना है समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, और समीकरण के मूलों की प्रकृति को जानने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज जानकारी होना चाहिए, जहां पर आपको ये देखना है कि डी कहलाता है आपका विविक्त कर। क्या कहलाता है, विविक्त कर कहलाता है, विविक्त कर, या इसी को आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट NANT डिस्क्रिमिनेंट, ठीक, या इसी को विवेचक भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको जरूरत पड़ेगी डी निकालने के लिए। किसी भी समीकरण के मूलों की प्रकृति आप तभी निकाल पाएंगे जब आप क्या निकाल पाए, डी का मान निकाल पाए। देखिए डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालकर ही आप क्या निकाल पाएंगे, समीकरण के मूलों की प्रकृति बता पाएंगे। आप ये भी बता पाएंगे कि दोनों मूल कैसे होंगे, क्या दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल संयुग्मी हैं, दोनों मूल परिमेय हैं, या दोनों मूल क्या है आपके अपरिमेय हैं, ठीक। चलिए अब हम आपको बताते हैं मूलों की प्रकृति। देखिए इसे मिटाते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। चलिए तो देखिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति से जानने से पहले जरूरी हो जाता है कि आपको किसकी जानकारी हो, डी की जानकारी हो, और डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे आप क्या कहते हैं, विवेचक भी कहते हैं, और इसी को आप क्या कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, विविक्त कर, या इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT। इसी डी की सहायता से हम क्या बताते हैं, मूलों की प्रकृति। चलिए हेडिंग हम डालेंगे समीकरण के मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए देखिए मूलों की प्रकृति बताने से पहले सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए डी का, कि आखिरकार डी क्या है। डी कहलाता है आपका वेक्टर, जिसे आप डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और डी का मान आप निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4a की सहायता से, जहां पे एबीसी क्या रहते हैं, आपके परिमेय संख्याएं रहती हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होने पर, अर्थात डी बराबर क्या, 0 होने पर। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होने पर, या डी बराबर 0 होने पर समीकरण के मूल किसके मूल, समीकरण के मूल कैसे होते हैं, आपके बराबर होते हैं। समीकरण के मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला पॉइंट आपका, यदि डी का मान किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है,
तो इसका मतलब है कि जो समीकरण के मूल निकलेंगे वो मूल कैसे निकलेंगे, आपके बराबर मूल निकल के आएंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0, या कहने का मतलब d ग्रेटर 0। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से क्या आता है, बड़ा आता है, और क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग है। ये भी आपको देखना है कि जो भी संख्या निकल के आ रही है वो कैसी है, आपकी पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो समीकरण के मूल, तो समीकरण के मूल, समीकरण के मूल मूल परिमेय होंगे, परिमेय, और साथ ही क्या होंगे, परिमेय व असमान होते हैं। क्या होते हैं, असमान। दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, कहने का मतलब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, 0 से बड़ा है, और साथ ही साथ कैसी राशि निकल के आ रही है, एक पूर्ण वर्ग निकल के आ रही है, अर्थात कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है आपका, तो आप बड़ी आसानी से कह पाएंगे कि समीकरण के मूल कैसे होंगे, परिमेय होंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे, असमान होंगे, अर्थात अलग अलग होंगे। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0, या फिर आप कह सकते हैं d ग्रेटर 0, अर्थात d का मान क्या निकल के आए, 0 से बड़ा निकल के आए, लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो। क्या ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, ना हो। तो समीकरण के मूल, तो समीकरण के मूल, तो समीकरण के मूल अपरिमेय होंगे, समीकरण के मूल अपरिमेय व क्या होंगे, असमान होंगे। असमान का मतलब अलग अलग होंगे। यदि एक मूल आपका 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, 5 होगा। तो समीकरण के मूल अपरिमेय व क्या होंगे, असमान होंगे, असमान होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अर्थात d का मान क्या है, d का मान कैसा आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है, अर्थात 0 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो समीकरण के मूल, तो समीकरण के मूल, समीकरण के मूल काल्पनिक व संयुग्मी होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक व क्या होंगे, संयुग्मी होंगे। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। अभी हम आपको बताएंगे जब समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे आए, डी का मान क्या है, 0 से छोटा है, तो हम बताएंगे क्या काल्पनिक कहलाते हैं और क्या आपके संयुग्मी कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समीकरण के मूलों की प्रकृति में आपने क्या पढ़ी, 4 कंडीशन पढ़ी। चलो हम चारों कंडीशन एक बार फिर से रिवाइज किए दे रहे हैं। देखिए, समीकरण के मूलों की प्रकृति को जानने के लिए आपको जरूरी होगा आप किसका मान निकालें, आप डी का मान निकालें। डी का मान आप कैसे निकालेंगे, डी का मान आप निकाल पाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की सहायता से। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल के आ रहा है, तो आप ये देखेंगे क्या डी का मान 0 के बराबर आ रहा है। यदि डी का मान 0 के बराबर आ रहा है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 के बराबर आ रहा है, तो आप बड़ी आसानी से कह पाएंगे कि समीकरण के मूल कैसे होंगे, आपके बराबर मूल होंगे। ध्यान रखिएगा। दूसरी स्थिति में यदि d का मान क्या है, 0 से बड़ा है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, 0 से बड़ा है, तो और बड़े होने के साथ साथ क्या है, आपका पूर्ण वर्ग है, एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो आप बड़ी आसानी से कह पाएंगे कि समीकरण के मूल क्या होंगे, परिमेय होंगे, और परिमेय होने के साथ साथ क्या होंगे, असमान होंगे। दोनों स्थिति है, परिमेय भी होंगे और क्या होंगे, आपके असमान होंगे। तीसरी कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा तो हो, अर्थात d का मान क्या 0 से बड़ा तो हो, लेकिन पूर्ण वर्ग ना बन रहा हो।
ठीक, जैसे देखिए 16 निकल के आया, 16 तो आपका 4 का पूर्ण वर्ग है, लेकिन यदि 15 निकल के आ रहा है तो क्या 15 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो ऐसी स्थिति के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0, अर्थात डी का मान 0 से यदि बड़ा है लेकिन क्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप बड़ी आसानी से कह पाएंगे कि समीकरण के मूल कैसे होंगे? अपरिमेय होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे? असमान अलग अलग होंगे। चौथी कंडीशन बनती है कि डी का मान क्या हो? 0 से छोटा हो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो? आपका 0 से छोटा हो। तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण के मूल निकल के आएंगे तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे और साथ ही साथ कैसे होंगे? आपके संयुग्मी होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आज की क्लास में हमने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद हमने समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जाना। ये चारों के चारों पॉइंट आपके बेहद इंपॉर्टेंट हैं, यहां से आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि समीकरण के एक द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा और फिर आपसे कहा जाएगा कि क्या बताइए? मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बड़े ही आसानी से समझ में आया होगा और यहां से आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसे आप 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो बड़ी आसानी से आपके माइंड में क्या हो जाएगा? आपका चढ़ जाएगा। आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।